नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी और उससे संबंधित फीचर्स का। जब हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते हैं तो सेल के लिए खराब चीज होती है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर सेल की डेथ हो जाती है। जब भी हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके मल्टीपल सब टाइप्स हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिसके बारे में हमें खास तौर पर जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। पहली कंडीशन होती है जिसमें आप देखते हैं कि जो इंजरी कॉजिंग एजेंट है वो काफी समय तक प्रेजेंट है, और जब वो काफी समय तक प्रेजेंट होता है तो समस्या क्या होती है दोस्तों, इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया का डायरेक्ट डिसफंक्शन हो जाता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया का डायरेक्ट डिसफंक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे साइटोक्रोम सी लीक आउट कर जाएगा, और जब भी साइटोक्रोम सी लीक आउट कर जाता है तो सेल्स के अंदर जो इरिवर्सिबल इंजरी का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, इसको आप नाम देते हैं एपोप्टोसिस। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम एक दूसरी वीडियो में करेंगे दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कि ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो कि पहला एक पैटर्न होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का, जहां पे आप देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायरेक्ट डिसफंक्शन हुआ, जिसके कारण साइटोक्रोम सी लीक आउट करा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आया और इसके कारण सेल की डेथ हो गई, सेल की मृत्यु हो गई, इसको आप नाम दे रहे हैं एपोप्टोसिस। दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों कि कोई भी इंजरी कॉजिंग एजेंट है वो काफी लंबे समय तक सेल के अंदर उसने प्रॉब्लम करी, और उसके कारण समस्या क्या हुई दोस्तों, जैसे कि हाइपोक्सिया का एग्जांपल लेते हैं, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसके कारण सेल के अंदर जो एनर्जी की कंसंट्रेशन है, एटीपी कंसंट्रेशन है, वो काफी कम हो गई। अब क्यों हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसको हम रिवाइज करते हैं फिजियोलॉजी के लिंक के साथ दोस्तों। जब हम बात करते हैं सेल के अंदर, तो सेल के अंदर नॉर्मली पोटेशियम ज्यादा होता है दोस्तों, सोडियम बाहर होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में आप ध्यान रखिएगा कैल्शियम की कंसंट्रेशन हमेशा ही कम रखी जाती है। ऐसा हम क्यों करते हैं दोस्तों, उसका सिंपल सा कारण, कैल्शियम जो होता है वो एंजाइम्स की एक्टिवेशन करा सकता है। क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि एंजाइम्स की एक्टिवेशन हो, तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को साइटोप्लाज्म में कम रखा जाता है। इसको कम रखने के दो तरीके दोस्तों, इस कैल्शियम को या तो आप जो मेम्ब्रेन पे पंप लगा होता है उसके थ्रू बाहर भेजते हैं, या फिर इस कैल्शियम को आप सेल के ही अंदर जो ऑर्गेनेल होता है जिसको आप नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे भेज देते हैं। इन दोनों में ही एनर्जी चाहिए होती है। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया इससे पहले वाले वीडियो में रिवर्सिबल सेल इंजरी के एंड में, वही कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। जब भी सेल इंजरी इतनी ज्यादा सीवियर होती है कि एटीपी बहुत कम हो गया, तो होगा क्या दोस्तों, ये दोनों पंप काम नहीं कर पाएंगे। जब ये दोनों पंप काम नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि तब क्या होगा दोस्तों, इसके कारण सेल के अंदर जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म में वो बढ़ जाएगी। जब सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इसके कारण दो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले भी समझाया था दोस्तों, उस कंसेप्ट को रिवाइज करिए। ये जो कैल्शियम होता है इसकी खास तौर पे, विशेष तौर पे अट्रैक्शन होती है, एफिनिटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो ये जो कैल्शियम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर डिपॉजिट कर जाएगा, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर डिपॉजिट करेगा दोस्तों, तो आप इसको नाम देते हैं, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी मैंने आपको समझाया था रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर भी देखने को मिल सकती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्योंकि सिवियरिटी इंजरी की ज्यादा है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी तो है वो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी। इसका कंसेप्ट हमें जो समझना है दोस्तों, क्यों हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कैल्शियम जाकर डिपॉजिट कर गया दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया हेवी हो जाएगा। अब आप रूटीन एग्जांपल से समझिएगा, अगर हम दो व्यक्तियों को कंपेयर करें, एक पतला आदमी है दोस्तों और एक मोटा आदमी है, और हम दोनों की रेस लगवा दें, तो आपके लिए समझना आसान है कि पतला आदमी जो है वो गोली की तरह भाग जाएगा दोस्तों, और जो मोटा आदमी है वो धीरे धीरे भागेगा, यानी कि वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कैल्शियम का अतिरिक्त भार आपने डाल दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर पाएंगे, और यदि माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको समझा सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाते हैं वो कम बनेंगे। अब यदि माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी कम बनाया तो समस्या क्या होगी दोस्तों, एटीपी कंसंट्रेशन और भी कम हो जाएगी। तो आपने कंसेप्ट क्या समझना है, एटीपी शुरू में कम क्यों हुआ, क्योंकि इंजरी कॉजिंग एजेंट है, लेकिन उसके बाद कैल्शियम बढ़ गया, और कैल्शियम के बढ़ने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया के साथ प्रॉब्लम और ज्यादा हो गई, इसीलिए अब एटीपी कंसंट्रेशन जो है और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक प्रकार का एक विशियस साइकिल बन जाएगा दोस्तों, और इस विशियस साइकिल को हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसी के कारण यहाँ पे सेल की डेथ हो जाती है। इसी कारण से जब आप इसको किताब के अंदर पढ़ते हैं तो किताब के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कारण होता है कि प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ही ज्यादा डिसफंक्शन हो गया, बहुत ही समस्या हो गई, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर पाते। दूसरी चीज हमें समझनी है, जब ये माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी बनी और ये विशेष साइकिल चलती रही, तो ये विशेष साइकिल कब तक चलती रहेगी दोस्तों, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि सेल की मृत्यु नहीं हो जाती, यानी कि जब तक सेल की डेथ नहीं हो जाती। तो एक पुराने ऑल इंडिया के एमसीक्यू को मैं आपके साथ रिवाइज करा सकता हूं दोस्तों कि कौन से कैटायन जो होता है उसके कारण सेल की डेथ हो जाती है, आंसर याद रखिएगा, कैल्शियम। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई दोस्तों, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसके कारण ये जो कैल्शियम है ये बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिवेशन करा देगा। जिन एंजाइम्स की एक्टिवेशन खास तौर पे हमें ध्यान रखनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, और यही आपसे एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है दोस्तों, इस एंजाइम को आपने ध्यान रखना है, ये होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स।
लाइसोसोमल एंजाइम्स कंसेप्ट याद करिएगा, ये हम स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं दोस्तों कि लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं बहुत पावरफुल एंजाइम्स हैं। यदि आपने इनको एक्टिवेट करा दिया तो इसके एक्टिवेशन के बाद सेल का सर्वाइवल संभव नहीं हो पाएगा, तो इसके कारण सेल की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे एंजाइम जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, उस एंजाइम का नाम है जिनको आप नाम देते हैं न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस। जब हम न्यूक्लियसिस की बात करते हैं तो न्यूक्लियसिस का कंसेप्ट हमारे लिए जानना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके दो कारण है। पहली चीज, अगर न्यूक्लियसिस एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए तो इसका मतलब है वो सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स है उनको तोड़ देंगे दोस्तों। अगर सेल के न्यूक्लिक एसिड्स को आपने तोड़ दिया, लाइसोसोमल एंजाइम को साहब आपने एक्टिवेट कर दिया, तो इसके कारण सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसके कारण भी सेल की डेथ हो जाती है। दूसरी चीज जो एमसीक्यू एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, जब भी हम न्यूक्लियस एंजाइम्स की एक्टिवेशन की बात करते हैं तो डायग्राम की मदद से समझना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा दोस्तों। मान लीजिए ये सेल का नॉर्मल न्यूक्लियस, तो जब भी न्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिवेशन होती है तो न्यूक्लियस में तीन तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और आप डायग्राम से समझिएगा। पहला चेंज हो सकता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो स्मॉल इन साइज हो गए, उसके कारण न्यूक्लियस का ओवरऑल साइज जो होता है बहुत छोटा हो जाता है, बिल्कुल एक काले बिंदु की तरह आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसको आप नाम देते हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों पिक्नोसिस। पिक्नोसिस के लिए ही दूसरा टर्म यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों इंक डॉट न्यूक्लियस, तो स्मॉल श्रंकन न्यूक्लियस, ऐसा नाम किताब के अंदर लिखा हुआ है। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी कि साहब न्यूक्लियस के तो काफी सारे टुकड़े हो गए, और जब न्यूक्लियस के टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों तो हम इसको नाम देते हैं, इसको बोला जाता है कैरियोरेक्सिस। तो कुछ भी रटिएगा मत दोस्तों, बड़ा आसान है हमारे लिए समझना। कैरियो का मतलब होता है लैटिन वर्ड है न्यूक्लियस के लिए, रेक्सिस का मतलब होता है दोस्तों टुकड़े, फ्रैगमेंट्स। तो जब न्यूक्लियस के टुकड़े हो गए तब आपने उसको नाम दिया कैरियोरेक्सिस। और जब एंजाइम की एक्टिवेशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है तब आप देखते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाता है, सेल के अंदर या माइक्रोस्कोप में आपको दिखता भी नहीं है। इसके लिए आप शब्द यूज करते हैं दोस्तों, इसको नाम दिया जाता है कैरियोलाइसिस। तो लाइसिस का मतलब है टोटल ब्रेकडाउन, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो होता है उसका पूरा ब्रेकडाउन हो गया, इसको आपने नाम दिया कैरियोलाइसिस। ये तीनों चीजें मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, इमेज से समझाऊंगा, तो आपके लिए पिकअप करनी ज्यादा आसान होगी दोस्तों। इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल से कंपेयर करिएगा। नॉर्मल जो सेल का न्यूक्लियस है दोस्तों वो ऐसा है, बड़ा करके समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों। नॉर्मल न्यूक्लियस ऐसा है। जब आपने देखा पिक्नोसिस तो ध्यान दीजिएगा, कंपेयर कर लीजिए, न्यूक्लियस जो है नॉर्मल के कंपैरिजन में छोटा हो गया दोस्तों, ज्यादा डार्क दिख रहा होगा आपको, बिंदी की तरह लग रहा है आपको ये, तो इसको आपने नाम दिया पिक्नोसिस। तो ये जो चेंजेस आपके सामने है वो है नॉर्मल और पिक्नोसिस। इसके अलावा हमने ध्यान दिया, जो हमें पता चला कि हमने देखा यहाँ पे जो चेंज हमें देखने को मिला, इसको हमने नाम दिया, इसको हमने बोला साहब, इसका नाम हमने दिया कैरियोरेक्सिस, न्यूक्लियस की फ्रैगमेंटेशन। डॉट्स जो है वो आपको अलग अलग एरियाज में देखने को मिल रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें। और चौथी जो आपने चीज देखी वहां पे आपने देखा कि न्यूक्लियस जो है वो आपको विजिबल ही नहीं है साहब, इसको आपने नाम दिया कैरियोलाइसिस। तो पहले से यदि आप इसे कंपेयर करेंगे तब आपके लिए पिकअप करना आसान होगा दोस्तों कि पहले में नॉर्मल के अंदर न्यूक्लियस आराम से दिख रहा है, जब न्यूक्लियस छोटा हो गया तो नाम दिया पिक्नोसिस, जब आपने देखा उसके टुकड़े हो गए न्यूक्लियस के तब आपने इसको नाम दिया कैरियोरेक्सिस, और जब आपने देखा कि न्यूक्लियस आपको दिख ही नहीं रहा साहब तो आपने इसको नाम दिया कैरियोलाइसिस। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए जब हम न्यूक्लियर चेंजेस की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियर चेंज हमें देखने को मिला था रिवर्सिबल सेल इंजरी के टाइम पे, उसका नाम था क्लंपिंग ऑफ क्रोमैटिन। इसका दूसरा कारण जिसके कारण हमें ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, जब हम इस सेल को देखेंगे, यदि हम एक नॉर्मल सेल को देखते हैं दोस्तों और उसका एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं न्यूक्लिक एसिड मटेरियल का, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कांसेप्ट मैं आपको समझा सकता हूं दोस्तों। इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, ये है प्लस और माइनस। तो नॉर्मल सेल की जब हम बात करते हैं, लेफ्ट साइड पे नॉर्मल सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है वो अनडिवाइडेड है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है एक सिंगल बैंड। लेकिन जब नेक्रोसिस होता है सेल के अंदर तो न्यूक्लिक एसिड्स के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों, और इसके कारण जब भी आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो पूरे के पूरे एरिया के अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये फैल जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सामान को लेकर ऐसे लाइन खींच दी दोस्तों, तो इसको हम नाम देते हैं आपने एक स्मीयर बना दिया। जैसे आप ब्लड स्मीयर बनाते हैं, स्लाइड के ऊपर खून की एक बूंद रख के उसके बाद खींच देते हैं, वैसा ही आपको अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यही हमारा एम्स के एग्जाम का एक सवाल था दोस्तों, और यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप पिकअप करें। राइट साइड वाली इमेज को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपको देखने को मिलती है नेक्रोसिस के साथ में, और इसी को आप नाम देते हैं, इसी को बोला जाता है स्मीयर पैटर्न। तो स्मीयर का मतलब जैसे हम स्मीयर बनाते हैं स्लाइड के ऊपर, वैसा ही स्मीयर आपको पूरा व्हाइट व्हाइट देखने को मिला, एक यूनिफॉर्म सा एरिया देखने को मिला, इसको आप नाम देते हैं स्मीयर पैटर्न। कंपेयर करिएगा दोस्तों इसको लेफ्ट साइड के इमेज से, लेफ्ट साइड के अंदर आपको देखने को मिला कि यहाँ पे साहब इस तरह के बैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बैंड्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको सीढ़ी की याद दिलाएंगे, लैडर की याद दिलाएंगे, इसलिए आप इसको देते हैं नाम स्टेप लैडर पैटर्न। तो ये जो स्टेप लैडर पैटर्न होता है ये हम एक अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है एपोप्टोसिस के साथ में, लेकिन नेक्रोसिस का वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूं आप ध्यान रखें कि जो स्मीयर पैटर्न होता है, ये जो स्मीयर पैटर्न आप एसोसिएट करते हैं ये आपको देखने को मिलेगा नेक्रोसिस के अंदर। तो दो तरह के क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के अंदर, जो न्यूक्लिक एसिड चेंजेस से आपको देखने को मिलते हैं, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, और इसके अलावा आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों स्मीयर पैटर्न की। तीसरा एंजाइम जो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों, तीसरे एंजाइम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए,
जो तीसरा एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट होता है उसका नाम होता है फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलाइपेज एंजाइम अपने नाम से आपको बता रहा है दोस्तों कि फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्या करेगा, ये फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ देगा। जब ये फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ देगा तो इसके कारण क्या चीज होगी दोस्तों, इसके कारण सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाएगा। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम ऐसे एंजाइम से एक्टिवेशन की बात करते हैं, इतने पावरफुल एंजाइम्स जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम, जैसे कि न्यूक्लियस एंजाइम, जैसे कि फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, अगर ये सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसी कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सेल डेथ। जब हम बात करते हैं फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की तो इसके कारण सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और जब ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो सेल के अंदर जो एंजाइम्स है, इसका कंटेंट्स है, वो आसानी से लीक आउट कर जाएगा। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है दोस्तों, जो कि हम इस छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे आसान डायग्राम और सबसे कंसेप्चुअल चीज जो आप देखेंगे अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी, जब आप कार्डियक इमरजेंसी के अंदर साहब काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, सबसे ऊपर वाले शेप के कार्डियक सेल का डायग्राम मैंने बनाया दोस्तों, और जान के दिल जैसा बनाया ताकि आपको ज्यादा समय, लंबे समय तक याद रहे। नॉर्मल कार्डियक सेल के अंदर आप देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है ट्रोपोनिन। इंट्रासेलुलर एंजाइम है, इसका नाम है ट्रोपोनिन। जब भी हम बात करते हैं पहली सिचुएशन की, जहां पे इस कार्डियक सेल के अंदर आपको देखने को मिली रिवर्सिबल इंजरी, तो रिवर्सिबल इंजरी के अंदर मैंने आपको समझाया था, ज्यादा सोडियम होता है, ज्यादा पानी होता है, तो सेल स्वेल कर जाता है, और क्योंकि सेल स्वेल कर जाता है तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कंपैरिजन आप कर सकते हैं, सेल स्वेल कर गया। लेकिन जब भी इरिवर्सिबल इंजरी होती है, जो कि हमने अभी डिस्कस करी, इरिवर्सिबल इंजरी के केस में मैंने आपको समझाया फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और क्योंकि फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। अब इस कंसेप्ट को आराम से समझिएगा दोस्तों कि जब हम एक नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो जो ट्रोपोनिन एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट था, क्या वो बाहर आ सकता है दोस्तों? आंसर याद रखिएगा, नहीं। लेकिन जब एक सेल के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, तब क्या ये एंजाइम बाहर आ सकता है? आंसर है नहीं। कंपेयर करिए जब इरिवर्सिबल इंजरी हुई दोस्तों, तब ये जो एंजाइम है, क्योंकि मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है, तो आपके लिए समझना आसान है, अब ये एंजाइम आ सकता है, और यदि ये एंजाइम बाहर आया तो इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ी हुई पाई जाएगी। इसी चीज को हम क्लिनिकल सेटअप के हिसाब से देखें तो मैं आपको समझा सकता हूं दोस्तों। पहली कंडीशन जहां पे कार्डियक टिश्यू के अंदर आपको रिवर्सिबल इंजरी देखने को मिलती है, उसको आप नाम देते हैं साहब एंजाइना, और दूसरी कंडीशन जिसके अंदर आपको इरिवर्सिबल इंजरी देखने को मिलती है साहब, उसको आप नाम देते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो दोनों मरीज आपके पास जब इमरजेंसी में आएंगे तो आपको बोलेंगे साहब छाती के अंदर भारीपन आ रहा है, पेशेंट्स के अंदर सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं दोस्तों? एक तो हम ईसीजी कराते हैं इनकी, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम करते हैं वो है ब्लड सैंपल लेके मरीज का कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर, ध्यान रखिएगा, एंजाइना होता है, तो इंडिविजुअल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंडिविजुअल के जो कार्डियक एंजाइम्स हैं वो एलिवेटेड या वो बढ़े हुए नहीं होंगे, क्योंकि साहब एंजाइम बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर इस इंडिविजुअल के अंदर हार्ट अटैक हुआ तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, और अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जो अंदर एंजाइम प्रेजेंट था वो लीक करके बाहर आ जाएगा। क्योंकि एंजाइम लीक करके बाहर आ जाएगा तो ब्लड के अंदर इस एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा। तो जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कराते हैं दोस्तों, चाहे हम बात करें लीवर फंक्शन टेस्ट, चाहे हम बात करें कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन, चाहे हम बात करें हेमोलिटिक एनीमिया के टाइम पे एंजाइम एस्टिमेशन, उन सबका एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, जब भी नेक्रोसिस वाला पैटर्न होगा, जब भी मेम्ब्रेन डैमेज होगी, तो जो इंट्रासेलुलर एंजाइम है वो लीक करके बाहर आ जाएगा, और क्योंकि वो लीक करके बाहर आ जाएगा तो ब्लड के अंदर उस एंजाइम का लेवल बढ़ जाएगा। तो एग्जांपल की मदद से मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश करी। अब जो एग्जाम के पुराने क्वेश्चन है वो हम आसानी से पिकअप कर सकते हैं दोस्तों, कि कैटायन जो होता है, जो सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साहब, वो है कैल्शियम। आपने ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी दोनों ही प्रकार की इंजरीज में देखने को मिलती है, रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल में भी, लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी में ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, ज्यादा सीवियर होगी। जब हम बात करेंगे सबसे पावरफुल एंजाइम जिसके कारण सेल की डेथ होती है, तो आपने ध्यान रखना है लाइसोसोमल एंजाइम। इसके अलावा ये शब्द याद रखिएगा, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस। इसके अलावा स्मीयर पैटर्न, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेज है एम्स के एग्जाम से संबंधित, और ये ऑल इंडिया के एग्जाम में भी दोस्तों कभी भी पूछी जा सकती है। और आपने नहीं भूलनी है चीज, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की एक्टिवेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, जिसके कारण सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, और इसको हम क्लिनिकली यूज करते हैं जब हम एंजाइम एस्टिमेशन करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स की इंजरी को कंफर्म करने के लिए। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए दोस्तों, पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस जो हमें पता होना चाहिए इरिवर्सिबल इंजरी, इसके बारे में।